Good morning, students. I'm sharing you my screen. This is your Unit 4, and the name of the chapter is Understanding Marginalization. Students, हम लोग को पता होना चाहिए कि ये वर्ड जो है marginalized, ये कहाँ से आया है और ये क्यों आया है। बहुत छोटे से एग्जाम्पल से तुम लोगों को समझाता हूँ कि सपोज करो तुम्हारी क्लास में एक एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको स्पोर्ट्स बिल्कुल नहीं पसंद है। जब स्पोर्ट्स पीरियड की बात आती है तो या तो वो गार्डन में जाना बैठना पसंद करेगा या स्विंग्स जाएगा या लाइब्रेरी जाना चाहेगा, बट वो खेलना नहीं चाहता है। तो कहीं ना कहीं उसकी ये आदत आप लोगों से उसको अलग बनाती है। इसी इसी को अपन कहते हैं कि वो तुम लोगों से अलग हो गया। लेकिन थोड़े दिन बाद आप लोग उसको या हम लोग सब लोग उसको एक अलग नजरिए से देखने लगेंगे, क्योंकि उसकी आदत अलग है थोड़ी सी, या उसका बिहेवियर अलग है, या उसकी कुछ वो अलग तरह से सोचता है किसी चीज को। और कहीं ना कहीं हम उसको फिर आगे चल के मार्जिनलाइज्ड करने लगेंगे, मेन स्ट्रीम से अलग रखने लगेंगे। जब बात आएगी स्पोर्ट्स की, अरे वो तो खेलता ही नहीं है। जब बात आएगी कहीं पे फिजिकल वर्क की, रनिंग की, तो अरे वो तो दौड़ता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम उसको एक मेन स्ट्रीम से अलग करने की कोशिश करते रहेंगे। ऐसे ही होता है हमारी सोसाइटी में भी कई सालों से, कई वर्षों से। जो ऐसा व्यक्ति जो अगर उसकी थोड़ी लैंग्वेज अलग है, अगर उसके थोड़े से कल्चर्स अलग है, वो अलग रिचुअल्स को फॉलो करता है, अगर उसने अपने भगवान अलग बना रखे हैं, और अगर वो उस उनकी उनकी जो क्वांटिटी है या उनकी संख्या है, अगर वो माइनॉरिटी में आते हैं, या वो कहीं ऐसे दूर लोकेशंस में रहते हैं, रहना पसंद करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हम उन लोगों को मार्जिनलाइज्ड करने लगते हैं, सोशली मार्जिनलाइज्ड करने लगते हैं। हम उनको मेन स्ट्रीम से अलग रख कर देते हैं। हमारे साथ जब भी वो शहरों में आके रहने की कोशिश करते हैं या हमारी सोसाइटी में आके रहने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग उनको इक्वलिटी का दर्जा नहीं दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे ग्रुप इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली और पॉलिटिकली उतने एडवांटेज नहीं उठा पाते हैं। तो ऐसे ही हम लोग बात करते हैं, एक एक स्टोरी हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। इस स्टोरी में हम लोगों ने आदिवासी फैमिली की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। आदिवासी, आदिवासी मतलब कि आदिवासी जो कई सालों से वहीं पे उस जगह पे उसी मातृभूमि में उनके पूर्वज रहे, और वो भी आज जहाँ रहना चाह रहे हैं उस जिस जगह पे, ऐसे ऐसे वासियों को, ऐसे नेटिव्स को, ऐसे एब ओरिजिनल्स को हम लोग आदिवासी कहते हैं। तो ऐसे ही एक आदिवासी परिवार दिल्ली में रहता था, और वो रिपब्लिक डे की परेड देख रहा था। उनके जो बच्चे थे उस परिवार के, वो उन्होंने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी, ये जो आदिवासी हैं ये हमेशा डांस क्यों करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग इस क्वेश्चन से एक बात जरूर नोटिस करेंगे कि ये जो बच्चों ने ये बात कही थी, ये बात एक्चुअली में ऐसी है कि इन बच्चों के माइंड में ये बात जा चुकी थी कि आदिवासी जो लोग हैं वो डांस करते हैं, वो अजीब ढंग के कपड़े पहनते हैं। एक इन्होंने एक परसेप्शन क्रिएट कर रखा था आदिवासियों के लिए। जबकि इनके दादाजी ने जब ये बात सुनी, तो उन्होंने कहा कि बेटा, आदिवासी जो है वो बहुत ही रिच लोग होते हैं, और तुम लोगों को पता नहीं इस बारे में। तो उन्होंने फिर जानने की इच्छा बताई कि दादा, ऐसा क्या है आदिवासियों में। तो दादाजी ने बताया कि बहुत साल पहले जब मैं छोटा था तो मैं उड़ीसा के एक जंगल में रहता था, और वहाँ पे बहुत सुंदर जगह थी वो, बहुत अच्छे वहाँ पे जंगल थे, नदियाँ थी, पहाड़ थी, और हम लोग वहीं पे अपना रहा करते थे। लेकिन अचानक वहाँ पे कुछ दिन बाद कुछ फॉरेस्ट के ऑफिसर्स आए, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स आए, और उन्होंने कुछ पे पोर्शन ले लिया, और वहाँ पे उन्होंने कटिंग वगैरह करने लगी हम लोग की मदद से, या कुछ अपनी मशीनों से कटिंग वगैरह करने लगी, और हमारी जगह को उन्होंने उजाड़ना शुरू कर दिया। हम लोग कोर्ट गए, लेकिन हमारे पास वकील नहीं था, तो हम लोग अपना केस लड़ नहीं पाए। इसीलिए हम लोग फिर धीरे धीरे उनका वहाँ पे जो एक पैठ थी वो बढ़ती गई, उनकी एंट्री वहाँ पे ज्यादा बढ़ती गई, और वहाँ पे वो लोग हम लोगों से फोर्सफुली लेबर का काम कराने लग गए थे।
वहां पे सड़कें बनाने लग गए थे, वहां पोल्यूशन करने लग गए थे। और उनकी कंपनी ने कुछ कंपनियां भी वहां पे आ गई, और वो कंपनियां माइनिंग की कंपनी थी, कुछ आयरन ओर्स निकालने की कंपनियां थी। और उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया कि आपको हम जॉब और सिक्योरिटी देंगे, मनी देंगे, लेकिन आप अपनी जमीनें हम लोग को दे दीजिए। कुछ विलेजर्स तो दे दिए, लेकिन हम लोग जो लोग नहीं देना चाह रहे थे, तो उन्होंने हमारी जो जिंदगी है उसको बहुत ही मुश्किल कर दिया। और किसी तरह से उन्होंने धोखे से हम लोग से थंबप्रिंट वगैरह ले लिए, या धोखे से थंबप्रिंट्स बना लिए, और हमारी ये बोल दिया कि अ, हम नहीं चाहते रहते, लेकिन उन्होंने किसी दूसरे कागज में हमारे हमारे थंबप्रिंट ले लिए और हमारी जमीनों को खरीद लिया। फिर हम लोगों को मार के वहां से खदेड़ दिया गया, और हम लोग वापस कहीं पे दूसरी जगह शहर में आ गए। लेकिन हाँ, कुछ हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हमें कुछ मतलब या कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कुछ पैसे भी मिलेगा, लेकिन वो बहुत कम थे। और सब लोग, हमारा परिवार दोस्त सब शहर आ गए, लेकिन बहुत सारे लोगों से हमारी अभी भी मुलाकात नहीं होती। शहर में हम बड़ी मुश्किल से रहे, लेकिन तुम्हारे फादर की जब दिल्ली में जॉब लग गई, उसके बाद ही हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए। और हम लोग यहाँ पे काफी ठीक ठाक अब ढंग से रह पाते हैं। और आप लोग इसीलिए लेट पढ़ पाए, क्योंकि इस तरह की स्टार्टिंग में हम लोग को प्रॉब्लम थी। तो इन बच्चे काफी दादाजी की बातों से काफी सेटिस्फाइड हुए, और उन्होंने बच्ची ने कहा कि हम एक आदिवासी पे स्टोरी बनाना चाहेंगे। और अ, बच्चे ने ये कहा कि हाँ, हम अपने दोस्तों को भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से लोगों ने हमारा हमारा जो पूरा सेटअप था, हमारे जो घर थे वहाँ पे उड़ीसा में, उसको डिस्ट्रॉय किया। तो आइए आज हम लोग यही जानने की कोशिश करते हैं, ये आदिवासी होते कौन है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आदिवासी जो बेसिकली जो जंगलों में रहते हैं, या ऐसे थोड़ा सा आइसोलेटेड होके रहते हैं, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का नाम दिया गया है। और ये आदिवासी बेसिकली हमारे इंडिया में 8% की जो पॉपुलेशन है वो आदिवासियों की ही है। और बेसिकली ये जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, इन एरियाज में रहते हैं। और अगर हम स्टेट की बात करें तो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, और कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जैसे अरुणाचल, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में भी काफी आदिवासी या शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं। जबकि उड़ीसा में देखा जाए तो 60 से भी ज्यादा ट्राइबल ग्रुप्स वहाँ पे रहते हैं। तो ये तो ब्रीफ हो गया इनके इनका रहने कहाँ कहाँ पे हमारे इंडिया पे है बेसिकली। इसके अलावा आदिवासी, अगर हम बात करें रिलीजन्स की, तो वो इस्लाम, हिंदुज्म और क्रिश्चियनिटी नहीं फॉलो करते हैं। बेसिकली वो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं, अपने गांव की, नेचर की और नेचुरल चीजों की वो पूजा करते हैं। वो माउंटेन स्पिरिट्स पे बिलीव करते हैं, रिवर स्पिरिट्स की बिलीव करते हैं, एनिमल स्पिरिट्स पे बिलीव करते हैं। कहीं ना कहीं उनका ये नेचर के प्रति जो लगाव है, जुड़ाव, इसीलिए कि नेचर सुरक्षित रहे। और अगर आप सभी और आप हम सभी ये जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से कि अगर नेचर सुरक्षित है तभी हम सब सुरक्षित है, तभी हमें अच्छी अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, और पोल्यूशन कम रहेगा, और हम लोग बिना किसी बीमारी से हेल्दी रह सकते हैं। और इसके अलावा भी आदिवासी कुछ रिलीजन से जरूर इन्फ्लुएंस थे, जैसे कि शक्ति, बुद्धिस्ट, वैष्णव भक्ति और क्रिश्चियनिटी। और इसके अलावा हम लोग बात करें तो कुछ बेसिक जो मतलब डोमिनेंट रिलीजन्स रहे, कोई एम्पायर जो उनके आसपास रहे, जैसे एग्जांपल की तौर पर अपन बात करें, जगन्नाथ कल्ट ऑफ उड़ीसा, शक्तियन तांत्रिक ट्रेडिशंस बंगाल, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट उनके एग्जांपल्स रहे। और अपन बात करें आदिवासी और स्टीरियोटाइपिंग की, तो बेसिकली आदिवासी कम्युनिटी जो है, हमारे स्कूल फंक्शंस में या ऑफिशियल इवेंट्स में हम लोग देखते हैं, किताबों में या मूवीज में हम लोग देखते हैं कि उनको कैसे पोर्ट्रे किया गया है। एक स्टीरियोटाइप उनकी इमेज बना के रखी गई है, एक फिक्स्ड इमेज बना के रखी गई है कि वो कैसे कलरफुल कपड़े पहनते हैं, कैसे सर में वो कुछ बांधे रहते हैं,
डांस करते रहते हैं ऑफ कोर्स एवरी टाइम। हमें यही इमेजेस दिखाई जाती हैं उनके बारे में, यही उनके बारे में बताया, तो मतलब कहीं ना कहीं एक इमेज जाती है उनकी कि वो बहुत ही बैकवर्ड लोग हैं, बहुत ही ट्रेडिशनल कस्टम्स वो लोग फॉलो करते हैं। तो ये एक्चुअली में एक स्टीरियोटाइप इमेज, एक फिक्स्ड इमेज उनकी बना के रखी गई है, जो कि ऐसा नहीं है एक्चुअली में। ऑफन क्योंकि क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये मानेंगे कि ये हम उनको कहीं ना कहीं इस तरह से अगर हम पोर्ट्रे करते हैं इन 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 जगहों पे, तो कहीं ना कहीं हम उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आदिवासी आदिवासी से डेवलपमेंट कैसे जुड़ा हुआ है इस देश का या पूरी दुनिया का। तो हम लोग ये अच्छे से जानते हैं कि जो भी मेटल और जैसे आयरन या दूसरे कॉपर गोल्ड और सिल्वर या डायमंड या जो भी टिम्बर्स है या मेडिसिनल हर्ब्स जो जिससे आयुर्वेदिक मेडिसिन बनती है, एनिमल के प्रोडक्ट्स, वैक्स, ब्लैक हनी, या खुद एनिमल्स के कुछ ऐसे जो 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 अवशेष बच जाते हैं, सब फॉरेस्ट से आते हैं। और उनसे हमारी जो डिपेंडेंसी है बहुत ज्यादा है फॉरेस्ट से, इस तरह से देखा जाए तो। और दूसरी बात जो रिवर्स हैं जो हैं, और दूसरी अ, जो क्वालिटी ऑफ एयर और वाटर है, कहीं ना कहीं उस पर भी हम बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं कि वो अच्छी हो, और वो भी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से ही निकल के आती है। और हम अच्छे से जानते हैं जो फॉरेस्ट कवरिंग है हमारे कंट्री की, वो भी ऑलमोस्ट 30% है। और आदिवासियों के अगर पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो these आदिवासीज वसडी ट्राइब्स पीपल्स हैव very much deep knowledge of all these things, all these natural phenomena, and from the years उनको वह कभी वहाँ पे किसी बेसिकली कोई रूलर ने उन पे राज नहीं किया, और कोई एम्पायर एज सच वहाँ पे फॉरेस्ट पे नहीं डेवलप हो पाया। और लेकिन अपन बात करें इन अवर इमेज ऑफ आदिवासी समवॉट मार्जिनल एंड पावरलेस कम्युनिटीज, क्योंकि वी नो वेरी वेल दैट इनको आदिवासियों को फॉरेस्ट का बहुत अच्छा नॉलेज था, और उनके हर्ब्स का बहुत अच्छा नॉलेज था। अ, लेकिन जो हंटर और ये जो लाइफ ये जो स्पेंड करते थे, वो हंटर गैदरर की करते थे, नोमैड्स की करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते थे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे। लेकिन कुछ 200 सालों से लगभग उनसे उनको फोर्सफुली उनको चेंज किया गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह की वजह से, या कह सकते हैं फॉरेस्ट पॉलिसीज की वजह से, या पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, या गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्रीज की वजह से उनको मजबूर किया गया कि वो जंगल छोड़ दें। जंगल छोड़ दें क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शंस होना था, इंडस्ट्रीज बनना था। तो इसलिए उनको जंगल छोड़ने में मजबूर किया गया, और फिर वो जाके जो उनका जो मेन जो जहाँ पे वो फॉरेस्ट में रह के काम करते थे, और अपने डेली की जो नीड्स थी उसको जुटाते थे, अपने रिचुअल्स कस्टम्स को प्रैक्टिस करते थे। तो उसको उन शहरों में आना पड़ा, कम बहुत ही लो वेज इनकम में काम करना पड़ा, डोमेस्टिक वर्कर्स के फॉर्म में काम करना पड़ा। और इसी तरह से अपन झारखंड में या उड़ीसा में ऐसे 19th सेंचुरी बहुत सारे माइग्रेशन हुआ, वहाँ से मॉरिशियस, कैरिबिया, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ से आदिवासी गए। आसाम में टी इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारे आदिवासी को शिफ्ट किया गया और काम कराया गया फोर्सफुली ब्रिटिशर्स के द्वारा। इवन हमारे अभी भी आप देख सकते हैं, ये जो फोटो है, दिस इज ऑफ नियमगिरी हिल, इट इज लोकेटेड इन द कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उड़ीसा from and this is a very sacred mountain also. Niyamgiri is a very sacred mountain at this place, but due to the coming of a major aluminum company for the mining or refinery purpose, these Adivasi people need to be displaced. So they have to left that place, but many organizations जो NGOs जो वर्क कर रहे हैं नेचर के लिए, और आदिवासी के जो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं
माइग्रेशन हो रहा है उनको रोकने के लिए, तो उन्होंने ये अपील किया है स्टेट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी ये केस पेंडिंग है। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स छत्तीसगढ़ में और दूसरे उड़ीसा में ऐसे एरियाज में है जहाँ पे आदिवासियों को मजबूर किया जा रहा है अपने घर छोड़ने के लिए। या आज की डेट में जो हम लोग जो एक इंडियन एक इंटीरियर जो डिस्टरबेंस होता है, जो ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जो लोग इंडिया के हारमोनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो वही लोग हैं जो लोग का ओरिजिनल हैबिटेट को नुकसान पहुंचा के उनको डिस्प्लेस किया गया। और ये वही नाखुश लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं। अगर ऐसा उनके साथ नहीं होता या गवर्नमेंट कुछ और अपनी लीनियंट पॉलिसी लाती और उनको उनका माइग्रेशन भी नहीं होता और वो अपनी जगह में भी रह पाते, तो आज शायद में भी हम ऐसे बहुत सारे जो भटक गए हैं युवा और ऐसे सोसाइटी के लोग, ऐसे आदिवासी, उनको हम शायद उनका जीवन लौटा पाते। तो बहुत सारा माइग्रेशन हुआ माइनिंग की प्रोजेक्ट्स के लिए वजह से, माइंस की आने की वजह से। इवन अपन डेटा में जाए तो 79% जो माइग्रेशन हुआ आंध्रा में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा, झारखंड में, वो ट्राइबल एरियाज में हुआ। और अपन देखें तो इसकी और भी वजह हो सकती है, जैसे कि डैम्स बनाए गए, उसकी वजह से भी काफ़ी माइग्रेशन हुआ। अ, इसके अलावा जो हम लोग हमारी नेशनल पार्क्स की पॉलिसीज थी या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की पॉलिसीज थी, वी हैव 104 नेशनल पार्क्स एंड 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो ऑलमोस्ट 40,000 स्क्वायर किलोमीटर एंड 1,18,000 स्क्वायर किलोमीटर कवर करते हैं। वहाँ से भी जो भी एबोरिजिनल्स आदिवासी थे, नेटिव्स थे, उनको वहाँ से माइग्रेट कराया गया फोर्सफुली और उनको वहाँ से हटाया गया। तो इतनी संख्या में वहां से हटाए हुए जो आदिवासी थे, ऑफ कोर्स वो शहरों की तरफ जाएंगे और वहां पे छोटे मोटे काम करने की मजबूर हो गए। इन आदिवासी को बहुत ही हर्ब्स की नॉलेज थी ऑफ कोर्स, और बट अगर वो वहां से इस तरह से हटाए जाएंगे तो फिर ये हर्ब्स की और ये जो दूसरे जो एक यूजफुल इंफॉर्मेशन उनके पास गैदर करती थी, वो वहां से फिर डिस्प्लेस होने के बाद वापस से इस तरह की नॉलेज शेयर नहीं कर पाएंगे। और बहुत ही इस तरह से वो आके रहते हैं शहरों में, और बहुत ही पावर्टी में और बहुत ही अ, कमियों में रहते हैं। उनके पास खाने के लिए नहीं रहता, मैल नरिश्ड होते हैं उनके बच्चे, प्रॉपर डाइट उनकी नहीं रहती, बहुत ही कमजोर हो जाते हैं। उनकी जो लिटरेसी रेट है वो भी बहुत लो है। तो कहीं ना कहीं हम जब इक्वलिटी और इक्विटी की बात करते हैं तो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, राइट टू इक्वलिटी में ही हमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी रखे हैं। क्योंकि हम अगर हम इन्हें रिजर्वेशन नहीं देंगे तो ये हमारे बराबर या एक एक कॉमन उसमें आके प्लेटफॉर्म में हम लोग के साथ रह नहीं पाएंगे और काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ही दबे कुचले लोग थे और ये अपने घरों से विस्थापित किए हुए लोग थे। इसलिए भी इन लोगों को गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने अपलिफ्ट करने के लिए कई प्रोग्राम्स और भी दूसरे प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया है इनके फेवर में, ताकि ये लोग अच्छी एक लाइफ जी सकें। हम बात करेंगे अदर माइनॉरिटी ग्रुप की, बात करेंगे माइनॉरिटीज जैसे अदर देन हिंदू, जो इस कंट्री में जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको भी काफी मार्जिनलाइज्ड किया गया है इस देश में, जिनको जिनको सेव करने के लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स और ऐसी पावर्स दी गई है कि उनको प्रोटेक्शन मिल पाए। और चाहे वो उनके रिलीजन्स प्रैक्टिस की बात करें, उनकी लिंग्विस्टिक अप्रोच की बात करें, तो उनको अपने हर हर कस्टम, रिचुअल्स, लैंग्वेज और रिलीजन को मनाने की पूरी आज़ादी है। और ये देश और ये कॉन्स्टिट्यूशन उनको इस बात का राइट देता है। और इसके अलावा हम बात करें तो जो डिस्क्रिमिनेशन है कहीं ना कहीं अगर माइनॉरिटी सेक्टर के ऊपर, उसको भी कोशिश की जा रही है कम से कम करें, या कम से कम वो लोग इस तरह की सिचुएशन को फेस करें। किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में या किसी ऐसे गवर्नमेंट की एजेंसी में या प्राइवेट एजेंसी में ना हो पाए उनके लिए।
इसके लिए जुडिशरी भी बहुत क्रूशल रोल प्ले करती है, जो हमेशा इस तरह की लॉज जो और जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के इंडिया के, वो बने रहे, वो मजबूत रहे और वो वायलेट ना हो, किसी भी तरह का मार्जिनलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन इस देश में ना हो, किसी भी व्यक्ति के की बात करें या पर्सनल की बात करें या किसी कास्ट की बात करें या किसी रिलीजन वालों की बात करें या हम हमारे आदिवासियों की बात करें, किसी के लिए भी किस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी को भी लोग मेन स्ट्रीम से हट के किनारे ना करें और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और ऐसा हमारा जुडिशरी भी प्रॉमिस करता है हमको। अगर हम बात करें, आइए मुस्लिम्स की बात करें और उनके साथ होने वाले मार्जिनलाइजेशन पे अगर हम फोकस करें, ये बात कहीं ही नहीं जा सकती कि कोई मार्जिनलाइज्ड है, पर हाँ ये बात अगर हम डेटा से अगर हम शेयर करें तो कहीं ना कहीं ये बात में ऐसा लगता है कि कुछ कम्युनिटीज मार्जिनलाइज्ड हुई हैं या हो रही हैं, या उतनी उतनी उनको जो एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं पा रही है। जैसे अपन बात करें हिंदूज में, तो घर की बात करें तो अपन देख रहे हैं कि सबसे कम पक्का घर मुस्लिम्स के पास है, सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मुस्लिमों के यहाँ है, सबसे कम पानी टैप वाटर की फैसिलिटी मुस्लिम्स कम्युनिटीज में है। तो एक ये डेटा हमें हमारे पास है 2008-9 का। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिसिटी रेट की बात करें स्पेशली इन मुस्लिम में, तो देखिए आप 57% मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट है। इसके अलावा हम बात करें, अगर हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे बात करें तो IAS IPS IFS इन सब में भी इनका परसेंटेज जो शेयरिंग है वो बहुत ही कम है। तो कहीं ना कहीं ये जो डिप्रिसिएशन आया है या जो एक अपॉर्चुनिटीज अगर यहाँ पे लैग कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी है इंडिया में, तो उसके लिए एक सच्चर जस्टिस सच्चर राजेंद्र सच्चर जी की कमेटी ने इसको जिम्मेदारी दी गई कि आप इस तरह की सोशल इकोनॉमिक और एजुकेशनल जो स्टेटस है मुस्लिम कम्युनिटी का, उस पर थोड़ा सा आप एक रिपोर्ट शो करिए। उनकी रिपोर्ट में कई ऐसे बातें आई जिसमें उन्होंने बताया कि 25% से जो मुस्लिम्स के बच्चे हैं 6 से 14 ईयर्स एज के, वो लोग या तो स्कूल कभी नहीं जाते या वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो एजुकेशन में भी उन्होंने काफ़ी इस तरह की बातें की और उन्होंने कई चीज़ें बताई कि जो मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ हैं वो जो वो जो अपना कस्टम प्रैक्टिस करते हैं उसकी वजह से भी वो मेन स्ट्रीम की में से थोड़ा अलग हो जाते हैं, क्योंकि और ऑफ कोर्स जो एक मुस्लिम महिला है उसको बुर्का पहनना पड़ता है और एक एक मेल को एक बियर्ड रखनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं उनको एक मेन स्ट्रीम से से अलग कर किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग बात करें तो हिंदूज या दूसरे जैन्स वो लोग बियर्ड नहीं रखते और बुर्का नहीं पहनती उनकी महिलाएं। तो कहीं ना कहीं एक पार्ट सॉर्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन या डिस्क्रिमिनेशन माइंड में या स्टीरियोटाइप टाइप की इमेज फिक्स कर दी जाती है, और जो जो कहीं ना कहीं उनको उनके फेवर में नहीं होता है। तो ये सारी चीजें भी हमें हमें देखनी होगी कि कोई अपने कस्टम अपने रिचुअल्स अपने 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 पहनावा अपना अपनी भाषा पे अगर अ, उसका एक अच्छा बिलीफ है और उसको वो उसकी उसके वो ईमानदारी से फॉलो करता है, तो इस एवरीवन हैज राइट टू डू सच काइंड ऑफ थिंग। उसके बेसिस पे एक्चुअली किसी भी तरह का मार्जिनलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इस कंट्री के अंदर। ये दोनों, ये तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी इंश्योर करती है और हमारा जुडिशरी भी इस बात पे हमेशा ध्यान देता है अगर इस तरह के कोई केसेस सामने आते हैं। देन बात करें मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया की, हम बात करें तो वहाँ पे भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अगर जो व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति अगर वहाँ पे इंटर करे तो लोग उसको अजीब नज़रों से भी देखते हैं या थोड़ा सा वो मतलब पर्सनली अच्छा नहीं फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर कोई एक जैसा नहीं दिख रहा है किसी एक जगह पे, तो उसको कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज करने की या कम करने की कोशिश की जाती है हमारे कंट्रीज में। ऐसा नहीं होना चाहिए, सब इक्वल हैं, अभी अब सब सब बराबर हैं, किसी भी तरह का कम्युनल ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए।
सब लोग बराबर हैं इस देश के अंदर, सभी को हर हर पहनावा और सबको अपना कस्टम रिचुअल्स को फॉलो करने की आज़ादी होनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, जैसे वुमेन्स को हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, कहीं कहीं मार्जिनलाइज किया जाता है, और भी दूसरी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ जिनको मार्जिनलाइजेशन का सामना करना पड़ता है इस देश के अंदर। तो ये सब चीज़ें हमें 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 सपोर्ट नहीं करना है एज अ स्टूडेंट, एज अ एज अ इंटेलेक्चुअल। ये सारी चीज़ों पे हमें कंट्रोल करना है और इस तरह की किसी भी चीज़ को हमें प्रमोट नहीं करना है। और मार्जिनलाइजेशन शुड बी बैंड। और ये बैंड तभी होगा कि जब हम हमारे अंदर इस तरह की फीलिंग्स हम अपने आप को खत्म करेंगे, हम सबसे प्रेम प्रेम रखेंगे, सबको सबको समान नजरों से देखेंगे, और सबको हम अपॉर्चुनिटी देने और दिलवाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के लिए थैंक्स। और एक्सरसाइज डिस्कशन के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स, थैंक्स टू एवरीवन।